Hello everyone, welcome to PD Gurukul. I welcome you all in our daily current affairs series. So आज के लिए कुछ नए करंट अफेयर्स की कुछ बातें, कुछ नए टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रहे हैं पीडी गुरुकुल. So let's start today's current affairs session video. अगर आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पे है. देखिए, एक कुछ टॉपिक है आर्कटिक काउंसिल के रिगार्डिंग. Recently, the President of United States of America, that is Donald Trump, has declared some most favored nation policy on drug pricing. तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं. डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब्स, उसके ऊपर कुछ बातें वहां पे करनी है. ऑपरेशन केलर की कुछ बातें हैं. एंड द लास्ट, ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी रिसेंटली वहां पे बेसिकली न्यूज में है. तो ये क्या है इन सब के टॉपिक्स और यहाँ पे कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिमाग में रखने हैं. राइट, चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम वन बाय वन. फ्रॉम द फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विथ आर्कटिक काउंसिल. देखिए, आर्कटिक काउंसिल पहले तो बेसिकली क्या है, उसका कंसेप्ट किस तरीके से है, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें वहां पे चलाते हैं. उसके बाद करंट अफेयर में क्या है तो उसके ऊपर भी कुछ बातें वहां पे करनी है. देखिए, द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्कटिक काउंसिल, या फिर ये करंट में क्यों है. The Arctic region, that is the North Pole wala region, has become a global flashpoint due to rising geopolitical tensions, climate change, and resource competition. Because of this kind of things, कौन सी तो बोले geopolitical कुछ tensions, climate change and resource competition, आर्कटिक रीजन जो है वो आज पूरे वर्ल्ड के सेंटर में आ चुका है. कुछ डिबेट्स वहां पे शुरू हो चुकी है. और व्हाट इज आर्कटिक काउंसिल, तो वो बेसिकली है क्या, तो ये जो आर्कटिक वाला रीजन है उसे गवर्न करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल. टू गवर्न दिस रीजन देयर इज अ काउंसिल व्हिच इज नेम आर्कटिक काउंसिल. एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1996 में बाय ओटावा डिक्लेरेशन. देखिए, पहली चीज यहां पे आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, that ओटावा डिक्लेरेशन 1996, जहां पे एक काउंसिल की हुई थी फॉर्मेशन, एंड दैट इज अबाउट आर्कटिक काउंसिल. यहां पे अगर मेंबर स्टेट्स की बात करें, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर, सो बेसिकली देयर आर 8 मेंबर्स इंक्लूडिंग कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, एंड द लास्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो बेसिकली मेंबर वहां पे कितने हैं, तो वहां पे 8 मेंबर है जो पूरे आर्कटिक जोन के अंदर आते हैं. फिर से एक बार, कौन से 8 मेंबर्स, कनाडा, डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड के अंदर में, बेसिकली ग्रीनलैंड जो है उसके अंडर में, दैट इज डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स. These countries controlled land territories and have rights over resources within their exclusive economic zones. वी ऑल नो कि भैया आपके कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं तो उन रिसोर्सेज पे आपका कुछ वहां पे राइट्स वहां पे होता है. तो इतने कुछ कंट्रीज है जिसके रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स है. कहां के रिसोर्सेज की बात चल रही है, दैट इज ऑन आर्कटिक काउंसिल, दैट इज इन द नॉर्थ पोल. परमानेंट पार्टिसिपेंट्स वहां पे 6, दैट इज 6 इंडिजिनियस ग्रुप्स भी है जो बेसिकली इन सबको वहां पे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जो वहां पे लोग रहते हैं. देखिए, कुछ ऑब्जर्वर्स भी यहां पे है. कौन से ऑब्जर्वर्स, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्विंग कंट्री ऑफ आर्कटिक सर्कल, जो आपके पास वहां पे क्लियर होना चाहिए. इंडिया को इंक्लूड करके टोटल कितने कंट्रीज यहां पे है, देयर आर 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान, यूके, फ्रांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. There are 13 intergovernmental organizations, 12 non-governmental organizations. और यहां पे जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे, that all the decisions are required the consensus of 8 Arctic states and consultation with permanent participants. जो 8 हमने आर्कटिक स्टेट वहां पे देखे, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको उनसे पास वहां पे कुछ भी डिसीजन तभी आप ले पाओगे, डिसीजन लेने से पहले आपको वहां पे कुछ चर्चा विचारणा करनी पड़ेगी. जो भी 8 आर्कटिक स्टेट्स है उन सब की वहां पे आपको कंसेंसस
वहां पे लेनी पड़ती है, और साथ साथ जो परमानेंट मेंबर्स की हमने जो बात की थी वो 6 वाले, तो उन सबका भी आपको वहां पे लेना पड़ता है कंसल्टेशन। साथ में एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे चलती है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्ट पैसेज। व्हाट इज द नॉर्थ ईस्ट पैसेज? इसके लिए एक दूसरा भी वर्ड चलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नदर्न सी रूट। इट रन्स अलोंग विथ रशियाज आर्कटिक कोस्टलाइन विच कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट पैसेज। नॉर्थ ईस्ट पैसेज जिसे नदर्न सी रूट भी बोला जाता है, इट कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया, और जो कहां से गुजरता है, इट रन्स अलोंग रशियाज आर्कटिक कोस्ट लाइन्स। और यहां के पोटेंशियल एडवांटेजेस क्या है, आर्कटिक के रीजन की बात है, राइट। तो साथ में जब हम नॉर्थ ईस्ट पैसेज की बात करते हैं तो इट शॉर्टन्स द शिपिंग डिस्टेंसेस बिटवीन चाइना एंड यूरोप अप टू 8000 किलोमीटर्स। चाइना और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8000 किलोमीटर तक वहां पे कम हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें, इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन सुएज कैनाल। तो यहां पे थोड़ी सुएज कैनाल के ऊपर जो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और बिकॉज ऑफ दैट जिसका सुएज कैनाल के ऊपर पावर होता है, तो वहां पे आपको एडिशनल कुछ टैक्सेस भी जो पे करने पड़ेंगे, तो वो सब यहां पे आपके कम हो सकते हैं। साथ में इकोनॉमिक बूस्ट फॉर रशिया एज इट कंट्रोल्स द एक्सेस टू दिस रूट। रशिया जो है उसके ऊपर वहां पे एक इकोनॉमिक कंट्रोल वहां पे रख रहा है, तो उसे थोड़ा सा वहां पे एक बूस्ट भी वहां पे मिलेगा। Why is the आर्कटिक सर्कल गेनिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस? भैया ये जो आर्कटिक वाला जोन है उसे यहां पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती जा रही है? तो एक तो ये पता होना चाहिए कि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत बढ़िया से है। नेचुरल रिसोर्सेस, आर्कटिक सर्कल होल्ड्स 13% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड 30% 30 ऑफ अनटैप्ड नेचुरल गैस। वर्ल्ड का जो अनडिस्कवर ऑयल है उसका 30% यहां पे है, 13%, एंड 30% ऑफ अनटैप्ड नेचुरल गैस यहां पे है। इट इज रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फॉस्फेट्स एंड कॉपर। साथ में कुछ नए ट्रेड रूट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट पैसेज जो रशिया से होकर निकलता है, एंड नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो बेसिकली कनाडा से होकर निकलता है। और साथ में बोल सकते हैं कि वहां पे जो सुएज कैनाल है उसके कुछ अल्टरनेटिव्स यहां पे आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट पैसेज। तो सुएज कैनाल के ऊपर जितनी डिपेंडेंसी है तो उसको वहां पे थोड़ा सा कम किया जा सकता है। प्लस हमने जो बात की कि चाइना से यूरोप का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अप टू 8000 किलोमीटर आप यहां पे कम कर सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो रशिया है, यूएसए है, चाइना है, दे आर इंक्रीजिंग मिलिट्री एक्टिविटीज इन दिस रीजन लीडिंग टू राइवलरी एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो चाइना है, यूएसए है और रशिया है जो अपना यहाँ पे मिलिट्री अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा है, और उसी की वजह से वहां पे टेंशन थोड़ा सा ज्यादा है। प्लस देखा जाए तो यहाँ पे लैक ऑफ लीगल सेफगार्ड्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एंटार्कटिका जो है तो उसके ऊपर बहुत सी इंटरनेशनल ट्रीटीज अवेलेबल है, एंड ड्यू टू दिस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंटार्कटिका वाला जो जोन है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी टाइम पे ये जो आर्कटिक वाला जोन है वो गवर्न होता है यूएन क्लॉज के द्वारा। व्हाट इज यूएन क्लॉज? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। दिस अलाउज टेरिटोरियल क्लेम्स एंड मिलिट्री प्रेजेंस। अगर सेम वहां पे कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह हो जाती तो शायद कुछ चांसेस से कितने कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे ना होते, रिसोर्सेस के ऊपर इतना ज्यादा अलग अलग कंट्री का वहां पे दावा ना होता। सो दैट इज ऑल अबाउट आर्कटिक सर्कल, जहां पे कुछ टेंशन अभी थोड़े से राइज होने शुरू हो चुके हैं। एक तो ऑलरेडी वहां पे अपने बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज और वो सब टेंशन तो है ही, साथ में वहां पे एड ऑन क्या हो चुका है, दैट इज ऑल अबाउट जियो पॉलिटिकल टेंशंस। सो दैट इज ऑल अबाउट आर्कटिक सर्कल। एंड दूसरे करंट अफेयर पे जाने से पहले मैं एक बार वहां पे आपको याद दिलवा दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एंड गांधीनगर is going to launch a new batch on 19th of May 2025, especially for those candidates who are preparing for who wants to prepare for GPSC class 1-2 examination, right?
So for the next year GPSC, that is GPSC 2026, we are going to launch a new batch, and the same batch will be in Ahmedabad as well as in the Gandhinagar. The batch is going to start from 19th of May 2025. अगर आप एनरोल होने की वहां भी इच्छा धराते हैं, या फिर अगर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, किस टाइप की पैटर्न्स रहेगी, किस तरीके की डेप्थ की वहां पे जरूरत पड़ती है, कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. आप इस नंबर पे वहां पे कॉल कर सकते हैं. साथ में एक और चीज यहां पे बता दें कि एज ऑफ नाउ वी हैव ओपन द फैसिलिटी ऑफ 3 days फ्री ट्रायल सेशंस. एंड वहां पे आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, तो जो गांधीनगर ब्रांच है वहां पे शुरुआत हो रही है गुजरात हिस्ट्री की, एंड जो अहमदाबाद ब्रांच है वहां पे शुरुआत हो रही है मेडिवल हिस्ट्री की. सो वहां पे 3 अलग अलग डेमो लेक्चर्स आपके लिए फ्री हो जाएंगे, साथ में अप टू 50% स्कॉलरशिप. यस, द स्कीम इज ओपन नाउ, सो अप टू 50% स्कॉलरशिप यू कैन गेट ऑन दिस काइंड ऑफ एडमिशंस. सो आज ही इस नंबर पे वहां पे कॉल कीजिए, और उसके साथ अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दर्शाए हुए एक फॉर्म के ऊपर वहां पे थोड़ी सी अपनी डिटेल्स वहां पे फिलअप कीजिए. हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको सामने से कॉल बैक वहां पे करेंगे. सो आपके एडमिशंस के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, पैटर्न्स के रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली याद रखना 19th of May 2025 a new batch is going to start in Ahmedabad as well as Gandhinagar, which will be specifically focused on GPSC class 1-2 examination. साथ में ये भी बता दूं कि ऑलरेडी पीडी गुरुकुल ने यूपीएससी की बैच इसी मंथ शुरू की है, एंड फॉर द नेक्स्ट मंथ हम नई बैच वहां पे लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं. सो अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वहां पे गाइडेंस चाहिए, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशंस को और ज्यादा वहां पे डेप्थ देनी है, तो आज ही इस दर्शाए हुए नंबर पे वहां पे कॉल करें, and you can get the enrollment and all the informations regarding UPSC, because PD Gurukul is one of the best institute in Ahmedabad for providing coaching regarding UPSC and GPSC examination, that is civil services examination, right. चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर्स को और आगे बढ़ाते हैं. सो दोनों ब्रांच पे यहाँ पे नई बैच शुरू होने के लिए जारी है. इस नंबर पे आप कॉल करके एनरोल कर सकते हैं. चलिए दूसरी, अगर हम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशन पॉलिसी किसके ऊपर, तो बोले ड्रग प्राइसिंग के ऊपर वहां पे शुरू की है. तो चलिए जानते हैं कि ये पॉलिसी क्या है और किस तरीके से यहां पे काम किया जाएगा. ऑन May 2025 US President Donald Trump signed an executive order invoking a most favored nation pricing policy aimed at drastically reducing drug prices in the United States. And what is the highlights? So the first thing, price benchmarking. US drug prices will be aligned with the lowest prices paid internationally among developed nations. तो वहां पे कुछ अलाइन करने की कुछ बातें हैं. सेकेंड थिंग, एंटी प्रॉफिटियरिंग पॉलिसी को यहां पे अडॉप्ट किया जा रहा है. द पॉलिसी इज फ्रेम्ड सच एज अ स्ट्राइक अगेंस्ट मिडलमैन एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉफिटियरिंग. तो वहां पे कुछ ज्यादा लोग जो है जो प्रॉफिट बना रहे हैं, जो 1 का 10 कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिट्स को वहां पे काउंटर करने के लिए वाली पॉलिसी शुरू करने वाले हैं. वॉलेंटरी कंप्लायंस. कंपनीज आर बीइंग एनकरेज्ड टू वॉलेंटरीली रिड्यूस द प्राइसेस, although legal enforcement mechanisms remain unclear. जो लीगल एनफोर्समेंट वहां पे जिस तरीके का होगा उसे अभी तक इतना क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन डेफिनेटली वो हो जाएगा. एंड द लास्ट इज इलेक्टोरल मैसेजिंग फ्रेम्ड एज रिस्टोरिंग फेयरनेस टू अमेरिकन कंज्यूमर्स एंड पार्ट ऑफ ब्रॉडर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ की हाइलाइट्स of the executive order which is signed by Donald Trump. साथ में अगर हम बात करें कि भैया ये MFN बेसिकली यहां पे है क्या, व्हाट इज MFN? दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन. देखिए MFN क्लॉज, दैट इज आर्टिकल नंबर 1 GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड.
1994, under WTO, that is World Trade Organization rules, member nations cannot discriminate between their trading partners. जो भी WTO के मेंबर नेशंस है वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, कभी कभार ऐसा हुआ कि इंडिया ने किसी स्पेसिफिक कंट्री को वहां पे MFN स्टेटस दिया है. इसका मतलब यह है कि वहां से इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आएगी तो वहां पे हम थोड़े से बायस बनेंगे, ड्यूटीज वगैरह स्पेसिफिकली फॉर दैट कंट्री ड्यूटीज वगैरह कम हो जाएगी. सो WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ने इस बात के लिए वहां पे क्लियर मना किया हुआ है कि ऐसा कोई भी स्टेटस नॉर्मली आप नहीं दे सकते जो अपने ही ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. If one country is given a specific trading benefits like reduced tariffs, the same must be extended to all other WTO members. अगर कोई एक कंट्री स्पेसिफिकली, कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के लिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स को ओपन कर रही है तो आपको इस बेनिफिट को हर एक नेशन के लिए वहां पे ओपन करना होगा. दैट इज द रूल ऑफ WTO. यहाँ पे एक एग्जांपल भी है दैट इंडिया ग्रांटेड MFN स्टेटस टू पाकिस्तान फ्रॉम 1996 to 2019 but revoked it after the Pulwama terror attack, showing how MFN can be politically retracted. So that is about the MFN status. प्लस कुछ इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारे कुछ कंसर्न्स वगैरह की बात है जो यूएस की इस पॉलिसी की वजह से वहां पे शायद कुछ इफेक्ट हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी बात करें फार्मा एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया एक्सपोर्ट्स $9 बिलियन अप्रोक्सीमेटली वर्थ ऑफ जेनेरिक ड्रग्स टू यूएसए एन्युअली. अब यूएस के अंदर हम एन्युअली कितना एक्सपोर्ट करते हैं अपने ड्रग्स को, तो बोले अप्रोक्सीमेटली ऑफ $9 बिलियन. एंड दिस प्राइस बेंचमार्किंग could squeeze our margins which will affect our pharma trade surplus. देखिए बेसिकली जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिगार्डिंग बातें करते हैं और वहां पे जब करंट अकाउंट की बातें आती है तो करंट अकाउंट के अंदर एक साइड पे है अपने इंपोर्ट्स, दूसरी साइड पे है अपनी एक्सपोर्ट्स. बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स को वहां पे अफेक्ट होने वाला है. बिकॉज इंडिया की यूएस के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हम सालों से करते जा रहे हैं वहां पे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा सा पार्ट है, राइट. और यूएस की किसी पॉलिसी की वजह से हमारी ये जो ट्रेड वाली जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वहां पे डेफिनेटली अफेक्ट करेगी. ये $9 बिलियन वर्थ ऑफ जेनरिक ड्रग्स जो हर साल यूएस को वहां पे जाते हैं तो वहां पे कुछ अफेक्ट हो सकता है. प्लस इंडियन फर्म्स में बी प्रेशर्ड टू लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस और रिस्क बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूएस प्रोक्यूरमेंट अफेक्टिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भैया इंडियन जो कंपनीज है उसके ऊपर कुछ वहां पे फोर्स हो सकता है कि आप अपनी प्राइसेस को लोअर करें, अदरवाइज यूएसए विल परचेज द सेम फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज. तो बेसिकली यहां से भी अपने जो सरप्लस है, हमारे जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर थोड़ी सी इफेक्ट आएगी. हमारी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वहां पे थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है. डोमेस्टिक प्राइस के हाइक होने के भी चांसेस है, बट ऑब्वियसली अगर यूएस के अंदर आपको कुछ लॉस हो रहा है तो इन लॉसेस को आप कंपनसेट कहां पे करोगे, तो बोले फ्रॉम द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स. एंड टू कंपनसेट देम आपको इंडियन मार्केट्स के अंदर प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी. सो एक इश्यू वहां पे आ सकता है. प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी may curtail funding for research, innovation and new drug development, weakening the long-term capabilities of Indian pharma firms. But obviously, if the companies are not getting enough profits, then definitely the expenditure on research and development or on the innovation for the new drugs will be definitely reduced. Because अगर companies के पास ही पैसे नहीं है, अगर वही profit नहीं कर रही है तो फिर ये सब एक्सपेंडिचर्स कहां से करेंगे. सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसी है वो इंडियन मार्केट को डेफिनेटली वहां पे अफेक्ट कर सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट MFN पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. Then after
देखा जाए तो करंट में है एक ट्राइब जिसका नाम है डोंगरिया कौंद ट्राइब। ये ट्राइब कहां से है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये ट्राइब कहां से है। द कौंद ट्राइब दे बिलोंग्स टू ओडिशा। कहां से है, दे बिलोंग्स टू ओडिशा। ओडिशा से बेसिकली बिलोंग करते हैं। while many कौंड have transitioned to rice cultivation, ये उनके कुछ फेमस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की कुछ बातें हैं। नॉर्मल ये लोग कौन सी एक्टिविटी के साथ वहां पे जुड़े हैं, तो बोले एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करें तो राइस कल्टीवेशन। लेकिन वहां पे उनके कुछ ग्रुप्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुटिया कौंड, तो वो बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के ऊपर ही आज वहां पे काम कर रहे हैं। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दैट इज अबाउट जूम कल्टीवेशन, राइट। और वहां पे उसके लिए एक स्पेशल नाम चलता है, दैट इज डोंगर चास और पोडू चास। तो वहां पे नाम क्या चलता है, तो बोले डोंगर चास और पोडू चास। एक चीज यहां पे और भी मैं बता दूं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो जीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन गुजराती मीडियम में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो डेफिनेटली है, बट गुजराती मीडियम के अंदर जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी पीडीएफ्स अवेलेबल है। आपको बस करना क्या है, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज पीडी गुरुकुल, and you can download this PDF from that group, right? So basically English medium वाले students as well as गुजराती medium वाले students दोनों के लिए वहां पे आपको PDFs अवेलेबल मिल जाएगी। So you can download the PDFs from our Telegram channel that is about PD Gurukul, right? So you can join the Telegram channel as well as ये जो channel है वहां पे for the further government examinations जितने भी notifications आती है तो उसके ऊपर आपको अपडेट भी मिल जाएगी। इन शॉर्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में नोटिफिकेशन आ गई, देश के अंदर वो एग्जाम वहां पे कंडक्ट हो गई और आपको पता ही ना चला। सो ऑल दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज ऑल अबाउट पीडी गुरुकुल। ये जो पीडीएफ है आपको वहां से अवेलेबल मिल जाएगी। इट इज बायलिंगुअल, सो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, जो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट है, उन सबके लिए वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है। वापस आ जाते हैं अपने डोंगरिया कौंद ट्राइब्स के ऊपर। It is the largest tribal group in the state of Odisha. They are and also designated scheduled tribes in the state of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, MP, MH, Odisha, Jharkhand and West Bengal. ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का भी वहां पे स्टेटस मिला हुआ है। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनली कौन से स्टेट से बिलोंग करेंगे, द आंसर इज ओडिशा। अगर इनकी लैंग्वेजेस वगैरह की अगर हम बात करें तो कौन सी लैंग्वेजेस को यहां पे ज्यादातर यूज किया जा रहा है, सो दे स्पीक कुई एंड कुवी लैंग्वेजेस। दे स्पीक कुई एंड कुवी एज देयर नेटिव लैंग्वेजेस। दे आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू गोंडी लैंग्वेज। बोथ आर द्रविडियन लैंग्वेजेस। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों की दोनों द्रविडियन लैंग्वेजेस का एक पार्ट है, एंड दे आर रिटन विद द उड़िया स्क्रिप्ट। ये जो फेमस इनकी जो लैंग्वेजेस है, जो ये लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी लैंग्वेजेस द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग कर रही है, और साथ में कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, दैट इज अबाउट ओडिया स्क्रिप्ट। ओडिया स्क्रिप्ट में बेसिकली इनको लिखा जाएगा। Traditionally, their religious beliefs were syncretic, combining totemism, animism, ancestor worship, shamanism and nature worship. इन सबको यहाँ पे वर्शिप किए जाते हैं। ये अलग अलग बेसिकली उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात है, रिलीजियस बिलीफ्स की बात है। The tribe has a number of sub-tribes such as Dongriya, Kovi, Kutia, Lenguli, Penga and Jarniya. तो ऐसी कुछ ट्राइब्स जो इनके अंडर में ही सब ट्राइब्स के रूप में वहां पे है। सो दैट इज अबाउट डोंगरिया कौंद ट्राइब्स। साथ में अगर पीवीटीजी, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये जितनी भी ट्राइब है, दैट इज डोंगरिया कौंद, इन सबको वहां पे पीवीटीजी के अंडर में वहां पे रखा गया है। और बेसिकली अगर हम ओडिशा के अंदर उनकी लोकेशंस की रिगार्डिंग बात करें, सो दे आर लोकेटेड इन नियमगिरी हिल्स इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ध्यान रखना ओडिशा के अंदर कौन सी हिल्स के अंदर बेसिकली इनका वहां पे लोकेशन ज्यादातर है,
they are living in the Niyamgiri hills, which is a part of Eastern Ghats. They sustain themselves from the resources of this Niyamgiri forest, practicing horticulture and shifting cultivation. So अगर हम उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बात करें या फिर उनके रिसोर्सेस के बारे में बात करें, तो वहां पे एक तो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस का यूज करना है, दूसरा हॉर्टिकल्चर को यूज करना है, और तीसरा है वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। साथ में कुछ नियमगिरी हिल्स की भी बात है, दैट नियमगिरी इज अ हिल रेंज which falls under Raigad and Kalahandi district in the southwest Odisha in India, and its highest point is the mountain which is known as Niyamgiri और नियम डोंगर। लैंग्वेजेस जो अभी रिसेंटली हमने बात की, वहां पे मेन लैंग्वेज कौन सी है, दैट इज अबाउट कुई लैंग्वेज। और यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, दैट कुई लैंग्वेज डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट बट इट इज स्पोकन अमंग द पीपल ऑफ कौंद कम्युनिटी। इसीलिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का यूज होता है दैट इज उड़िया स्क्रिप्ट, राइट। सो कोई लैंग्वेज डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट, वहां पे उड़िया स्क्रिप्ट का यूज होगा, राइट। सो वापस आपको एक बार वहां पे याद दिलवा दूं, 19th of May 2025 PD Gurukul, Gandhinagar as well as Ahmedabad are going to launch new batches for specifically GPSC class 1-2 candidates। और ये जो बैच है यहाँ पे गुजराती मीडियम में रहेगी, और अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो नीचे दर्शाए हुए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर एडमिशंस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, किस टाइप की डेप्थ में यहाँ पे स्टडी आपकी होगी, कौन से मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहेगा, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इन सब के लिए आप यहाँ पे कॉल करें या फिर नीचे दर्शाए जो फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसे वहां पे फिलअप करें। Our coordinates will call back you soon, right? So you can enroll in this batch। और as of now वहां पे कुछ facilities आपको provide की जाती है, that is pre-admission facilities। That the first is you will get 3 days free demo trial sessions as well as up to 50% scholarships, right? So उसके लिए आज ही इस नंबर पे कॉल करें और वहां पे एनरोल होने के लिए जो भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसको वहां पे सॉल्व करें, राइट। सो पीडी गुरुकुल अहमदाबाद के अंदर कौन सा सब्जेक्ट वहां पे शुरू होने के लिए जा रहे हैं, दैट इज अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, एंड पीडी गुरुकुल गांधीनगर दैट इज ऑल अबाउट गुजरात हिस्ट्री। चलिए और कुछ करंट अफेयर्स की कुछ बातें, तो यहाँ पे एक फेमस ऑपरेशन हुआ है दैट इज नोन एज ऑपरेशन केलर। एंड व्हाट इज दिस ऑपरेशन केलर? सो लेट्स सी ऑपरेशन केलर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भैया क्या है ये ऑपरेशन केलर। न्यूज में क्या है, that the Indian Army neutralized Shahid Katai. Who is Shahid Katai? The chief of the Resistance Front, that is TRF का ये chief है, and the mastermind of Pahalgam terror attack in the Operation Keller in Shopian, Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर शाहीन कटे, हु इज द चीफ ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट एंड मास्टरमाइंड ऑफ पहलगाम टेरर, उसको वहां पे मार गिराया है। दैट इज ऑल अबाउट ऑपरेशन केलर, राइट। सो डिटेल्स में जानते हैं कि भैया किस तरीके से ऑपरेशन वहां पे चला। इट इज अ सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन विच वाज इनिशिएटेड ऑन 13th of May 2025 in Shaukel Keller, Shopian, based on the intelligence from the राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स के इंटेलिजेंस के बेस पे एक ऑपरेशन वहां पे चलाया गया। कहां पे? दैट इज शौकेल केलर के अंदर, दैट इज इन द शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन कोऑर्डिनेशन विथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एज वेल एज CRPF। यहाँ पे बेसिकली टारगेट पे कौन थे? द टेररिस्ट विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेंट पहलगाम अटैक, जहां पे 26 सिविलियन की हो चुकी थी डेथ। तो इनको हटाने के लिए एक मिशन यहां पे चलाया गया। To eliminate Shahid Kate, a top commander and proxy of Pakistan-backed LET, that is Lashkar-e-Toiba, plus
यहाँ पे बेसिकली अलग अलग उसके मेन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, दैट इज द प्रिवेंट रिटेलिटरी थ्रेट्स एंड सिक्योर वॉलेटाइल एरियाज। जो थ्रेट्स है उन सबको हटाओ और जितने भी वॉलेटाइल एरियाज है उन सबको वहां पे सिक्योर करने के लिए एक ऑपरेशन यहाँ पे चलाया गया। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है रिगार्डिंग शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट बेसिकली है कहां पे, दैट व्हाट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर हम उसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस की वहां पे बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज बॉर्डर्ड बाय पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम एंड पीर पंजल माउंटेन्स। एल्टीट्यूड क्या है, दैट इज 2146 मीटर अबव सी लेवल। एंड हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इट हैज ग्रांटेड डिस्ट्रिक्ट स्टेटस इन 2007। पहले ये बेसिकली क्या था, दैट वाज अ तहसील ऑफ पुलवामा। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो वो एक अलग से एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, द नेम इज शोपियान डिस्ट्रिक्ट। एंशिएंट ट्रेड रूट तो देखा जाए तो जो मुगल रोड था जो लाहौर से श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा था, तो इस रोड का भी ये डिस्ट्रिक्ट एक पार्ट है। इट वाज अ पार्ट ऑफ मुगल रोड which linked to Lahore from Srinagar. If we talk about the economical condition, the economy is primarily driven by apple orchards and agriculture. Basically यहाँ पे एप्पल्स के जो बागान है और साथ में जो एग्रीकल्चर है, that is the primary activity in the economy. और साथ में देखा जाता है तो ये नाम कहां से लिया हुआ है, that is from the शाहपायन, that is royal stay, या फिर शिनवान, that is snow forest। तो यहां से कुछ नाम लिया गया है इस डिस्ट्रिक्ट का जो रिसेंटली वहां पे न्यूज में है। और लास्ट में वहां पे देखा जाए तो ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ बातें यहां पे करंट के न्यूज में है। अब देखिए कौन सी बातें हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं। ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो देखिए रिसेंटली ऐसा हुआ है कि ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ज्यूट के ऊपर जो एमएसपी है उसको थोड़ा सा वहां पे किया है राइस, और इसीलिए थोड़ा सा करंट अफेयर में है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। द ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज एमएसपी, फॉर रॉ जूट फ्रॉम 5335 रुपीज टू 5650 रुपीज पर क्विंटल फॉर द ईयर 25-26 क्रॉप ईयर टू कर्ब द डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स। इन शॉर्ट फार्मर्स के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडियन गवर्नमेंट वहां पे डिक्लेयर करती है, तो इस प्राइस को कुछ बढ़ाने की बात है ताकि जो डिस्ट्रेस सेल है वो बेसिकली कम हो सके। राइट, वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसपी, दैट इज टू सपोर्ट द फार्मर्स। अ मिनिमम प्राइस व्हिच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज एमएसपी। एमएसपी नॉर्मली कैलकुलेट करने का काम किसका होता है, दैट इज सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। और उसे फाइनल अप्रूवल देने का काम किसका होता है, दैट इज सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे एमएसपी के अंदर थोड़ा सा वहां पे राइज हुआ है। व्हाट इज ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो देखिए गवर्नमेंट की ओनरशिप वाली एक प्राइस सपोर्ट एजेंसी है जिसका काम क्या है, तो बोले एमएसपी पे रॉ जूट को वहां पे प्रोक्यूर करना, कि मतलब कि फार्मर्स के पास से खरीदना, और एक चीज इंश्योर करना कि फार्मर्स को उसकी फेयर प्राइस मिलनी चाहिए, कहीं पे भी उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो ध्यान रखना ज्यूट प्रोडक्शन के अंदर कौन सा स्टेट है जो इंडिया में सबसे बढ़िया चलता है, तो फर्स्ट नंबर पे वहां पे चलता है वेस्ट बंगाल, एंड दैट्स व्हाई द हेडक्वार्टर्स इज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1971 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। और वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके ऊपर ध्यान रखेगी, तो डेफिनेटली ज्यूट इज अ काइंड ऑफ टेक्सटाइल, एंड दैट्स व्हाई द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है, दैट इज इट ऑपरेट्स थ्रू डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स एंड कोऑपरेटिव्स। अगर हम उसके की फंक्शंस या फिर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया बस वही चीज यहां पे है, दैट ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाइज रॉ ज्यूट और मेस्ता फ्रॉम द फार्मर्स विदाउट क्वांटिटेटिव लिमिट, मतलब कि कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा हम परचेज नहीं करेंगे,
आपके पास जितना भी प्रोडक्शन है उसको लेके आए, जो भी एमएसपी होगी उसके ऊपर उसे परचेज किया जाएगा on the MSP which is fixed by the government of India on the recommendations of CACP, that is Commission for Agricultural Cost and Price. It helps stabilize the market prices. साथ साथ जो भी मिडलमैन वगैरह जो है उन सबको हटाने का यहाँ पे काम चलेगा. प्राइस स्टेबिलाइजेशन दैट इज ऑल्सो इन द मेन फोकस. तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवेंशन थोड़ा सा रहेगा. इट इंटरवेंस इन द मार्केट via commercial and MSP operations to maintain optimal price range across the jute year. साथ में देखा जाए तो उसके सेल्स और लिंकेजेस को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा. रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है जिसका नाम है जूट आई केयर प्रोजेक्ट. इट इंप्लीमेंट्स साइंटिफिक रेटिंग, सीड सर्टिफिकेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज अक्रॉस जूट ग्रोइंग रीजन्स. इन सब के लिए वहां पे कुछ ना कुछ सीड सर्टिफिकेशंस की बातें हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं. इट पार्टनर्स विद CRIJAF टू प्रमोट बेसिकली एंजाइम बेस्ड रेटिंग एंड द यूज ऑफ सर्टिफाइड सीड्स. और साथ में वहां पे फार्मर्स को कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने की भी वहां पे बातें हैं और इसलिए वहां पे कुछ कृषि मेला वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. साथ साथ कैशलेस पेमेंट्स, डिजिटल अवेयरनेस की बातें हैं. फार्मर्स की जितनी भी प्रैक्टिसेस है तो उन सबको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में वहां पे कन्वर्ट करने की कुछ बातें हैं. डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रमोशंस, मतलब कि अलग अलग टाइप्स की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा. स्पेसिफिकली जूट बैग्स, उसके रिगार्डिंग स्टेशनरी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अलग अलग यहाँ पे बातें. प्लस रिमोट सेंसिंग विथ इसरो. सो बेसिकली उसका मॉनिटर करने के लिए, प्लस साथ साथ सॉइल के रिगार्डिंग, मॉइस्चर के रिगार्डिंग, क्रॉप हेल्थ के रिगार्डिंग जो डेटा वगैरह है उसको गैदर करने के लिए भी यहाँ पे इसरो के साथ कुछ रिमोट सेंसिंग वगैरह वगैरह टाइप आपको दिखाई देगा. सो दैट इज ऑल अबाउट जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्रोक्योरमेंट ऑफ जूट इन इंडिया. सो रिसेंटली बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जूट की जो एमएसपी है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है बाय जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसका हेडक्वार्टर्स आपको कहां पे मिलेगा, दैट इज इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. राइट. सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड, और कल वापस मिलेंगे कल सुबह कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ. राइट. सो थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहीं तक का है.